नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं चंडीगढ़ पीजीटी हिंदी की। इसके अलावा D++ की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट का टेट देने वाले हो, अगर आपका सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी हिंदी है तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि हम लोग वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे एस्टेट हो गया, आगे सीटेट का पेपर आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास में हम लोग विद्यापति पढ़ेंगे, अमीर खुसरो पढ़ेंगे, इसके अलावा लौकिक साहित्य पढ़ेंगे और भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, जितने भी चंडीगढ़ पीजीटी हिंदी वाले कैंडिडेट हैं। ठीक है, क्लास को पूरा देखा करो, यही पॉइंट आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विद्यापति के गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, तो पंडित हरि मिश्र था विद्यापति के गुरु का नाम। क्या था? पंडित हरि मिश्र। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। तो जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि उनकी रचनाओं मतलब किस रचना की भाषा कौन सी है। तो संस्कृत की बात करें तो जो शैव सर्वस्वसार था, संस्कृत भाषा में लिखित इनकी रचना है। गंगा वाक्यावली भी संस्कृत में लिखी हुई है। इसके अलावा कुछ और है, जैसे दुर्गा भक्त तरंगिणी हो गई, ये भी संस्कृत भाषा में है। भू परिक्रमा ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है भू परिक्रमा। दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा इंपॉर्टेंट है, ये संस्कृत भाषा की रचना है। विभाग सार हो गया, लिखनावली होगी। ठीक है, इसके अलावा गया पतलक वर्णकृत्या हो गया। ठीक है, तो ये हो गई संस्कृत की रचनाएं। उसके बाद आती है अभट्ट भाषा में इनकी रचनाएं। तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, इनका विषय भी पूछा जा सकता है, इस पे भी ध्यान देना है। कीर्ति लता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। तो कीर्ति लता में ध्यान रखना है, कीर्ति लता में तो कीर्ति सिंह की उदारता और वीरता का वर्णन है, और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है, क्योंकि इनके ये राजदरबारी कवि थे। ठीक है, उसके बाद आती है मैथिली में इनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम। तो मैथिली में पदावली की रचना मैथिली में की है। पदावली बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी, तो इसकी भाषा जरूर पूछ ली जाती है, तो मैथिली हो जाएगी। गोरक्ष विजय नाटक है और इसकी भी भाषा मैथिली हो जाएगी। ठीक है, और जो गोरक्ष विजय है उसका गद्य भाग तो संस्कृत में, ये गद्य पद में रचना है, और इसका जो गद्य में भाग है वो संस्कृत में था और पद्य भाग मैथिल में था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। गद्य भाग हो गया संस्कृत में और पद्य हो गया मैथिली में। ठीक है, उसके बाद विद्यापति थे जो वो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो राजा शिव सिंह थे उनकी वीरता और उदारता का वर्णन कहाँ मिलता है? कीर्ति पताका में मिलता है। और कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन कहाँ मिलता है? कीर्ति लता में मिलता है। अब कुछ ऐसे मतलब विद्वान हैं, कोई तो कहता है कि ये श्रृंगारी कवि थे, कोई कहता है भक्त कवि थे, कोई कहता है रहस्यवादी थे। तो किसने क्या कहा है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ध्यान देना है। तो सबसे पहले नाम आता है हरप्रसाद शास्त्री का, जो इन्हें क्या मानते हैं? एक श्रृंगारी कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम, मतलब ऐसा कोई भी कथन कह लीजिए, कोई भी पेपर कह लीजिए जहाँ इनका कोई कथन ना पूछा जाए, तो ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इनको मानते हैं श्रृंगारी कवि। तो यहाँ पर ध्यान देना है, श्रृंगारी मानने वाले कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, हरप्रसाद शास्त्री हो गए, सुभद्रा झा हो गए, राम कुमार वर्मा हो गए, राम वृक्ष वेणीपुरी। तो आपने राम चंद्र शुक्ल जी का और राम कुमार वर्मा का नाम अच्छे से याद रखना है। उसके बाद भक्त मानने वालों में सबसे पहले बाबू ब्रजनंदन सहाय। ठीक है, उसके बाद श्याम सुंदर दास, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी को तो विशेष रूप से याद रखना है, बाबू ब्रजनंदन सहाय को भी ध्यान में रखना है। फिर रहस्यवादी मानने वालों में नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन का, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है। नगेंद्र नाथ गुप्त हो गए, जनार्दन मिश्र हो गए। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आपने याद रखना है। फिर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? एक जातीय कवि। तो विद्यापति को जातीय कवि कहने वाले कौन हैं? बच्चन सिंह। ठीक है, उसके बाद महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। तो पंचदेवोपासक विद्यापति को किसने कहा है? महामहोपाध्याय ने। ठीक है, तो यहाँ भी याद रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है।
तो पदावली के बारे में ये कथन किसका है? पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। तो श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है। तो ये कथन पक्के से याद रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। बहुत बार पूछा भी जा चुका है ये कथन। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, ठीक है। तो यहाँ ये कथन किसका है? अब विद्यापति को बहुत सारी उपाधियां दी गई थी, मतलब कई सारी उपाधियां उनको दी गई थी। तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी उपाधि विद्यापति की नहीं है, या ये उपाधि उनको मिली है कि नहीं, तो ये उपाधि किसकी है, ठीक है। तो अभिनव जयदेव कहा जाता है विद्यापति को, कवि शेखर कहा जाता है विद्यापति को, कवि कंठहार कहा जाता है, नव कवि कहा जाता है, ठीक है, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। तो सारे ही नाम, सारे ये उपाधियां हैं, और उपाधियां भी नाम बन जाती हैं। तो ध्यान रखना है ये सारे किसके नाम हैं? विद्यापति के प्रशंसकों द्वारा दिए गए उनके ये नाम हैं, ठीक है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किस संप्रदाय से संबंधित थे विद्यापति? शैव संप्रदाय से। विद्यापति कृत कीर्ति लता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। जिस प्रकार से पृथ्वीराज रासो की जो रचना है शुक शुकी संवाद के रूप में मानी जाती है, उसी प्रकार से विद्यापति कृत कीर्ति लता की जो रचना है भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई मानी जाती है। अब यहाँ पर विद्यापति की कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश है। देसिल वैना सब जन मिठा, ते तैं सन जम्प्यो अभट्टा। तो इस प्रकार से ये थोड़ी थोड़ी पंक्तियाँ हैं, मतलब एक नज़र इन पे जरूर डाल देना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये सारी पंक्तियाँ हैं, मतलब मोटी मोटी आपने इसमें से नज़र निकाल देनी है ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अमीर खुसरो को, ठीक है। तो ये पीडीएफ के साथ ही आपको मिल जाएगी। अमीर खुसरो, तो आगे हमारा आ गया लौकिक साहित्य। अमीर खुसरो वाला पेज पीडीएफ से पता नहीं कैसे रह गया, पीडीएफ में ऐड नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, वो कल की क्लास में पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो को जरूर पढ़ेंगे। तो लौकिक साहित्य आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो लौकिक साहित्य में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, मतलब जो आपका पेपर होगा ना, जो मेरा अनुमान है, जो मेन चीज़ें हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत दे रखा है, वही आपने ध्यान में रख लेनी है। अब लौकिक साहित्य में ढोला मारूरा दूहा का नाम आता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। तो ढोला मारूरा दूहा एक प्रेम काव्य है। कौन सी शताब्दी का है? 11वीं शताब्दी का है। ढोला मारूरा दूहा मूलतः दोहा छंद में रचित है। तो इसका छंद पूछा जा सकता है, दोहा हो गया, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया। तो विस्तार करने वाले कौन हो गए? कुशल राय कवि, ठीक है। किस शताब्दी में किया? 17वीं शताब्दी में, ठीक है। क्या जोड़ा? कुछ चौपाइयाँ जोड़ दी। अब इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। तो ढोला मारूरा दूहा एक प्रेम काव्य है। उसका विषय क्या है? किसकी प्रेम कथा है? तो ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की ये प्रेम कथा है। इस काव्य का मूल कवि कौन है? कलोल। तो मूल कवि पूछा जा सकता है, कौन हो गया? कलोल हो गया, ठीक है। तो अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, तो ये तो याद रख लेनी है। सोरठियो दूहा भलो भली, मरवण री बात, जोबन छाई धन भली, तारा छाई रात। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये ढोला मारूरा दूहा प्रेम काव्य से ली गई पंक्तियां हैं, ठीक है। बसंत विलास, अब बसंत विलास की बात आती है। ये भी लौकिक साहित्य की रचना है। तो ये 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। तो इसका जो रचना काल है वो है 13वीं शताब्दी। बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। तो कितने दोहे हैं? 84 हैं। एक श्रृंगारिक काव्य है जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण हुआ है।
तो क्या वर्णन किया गया इसमें? बसंत का और बसंत के प्रभाव का स्त्रियों पर, बसंत और स्त्रियों पर पड़ने वाले बसंत के प्रभाव का बहुत ही मनोहारी वर्णन इसमें किया गया है, चित्रण किया गया है। 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। बसंत विलास का संपादन सबसे पहले किसने किया? केशवलाल हर्षाध्राय ने किया था। तो ये नाम याद रखना है। इस काव्य से ये पंक्ति है, इणी पर कोयली कूजई, तो ये याद रख लेना, ठीक है। कभी कभी पूछी जा सकती है कि जिस किस काव्य से पंक्तियां हैं, तो याद रख लेनी है। लेकिन ये दोहा ढोला मारूरा दोहा की पंक्ति अच्छे से याद रखनी है। याद क्या, ध्यान रखनी है, तो ध्यान मतलब आ ही जाता है कि ये हमने यहाँ पढ़ा था, तो वहाँ से ली गई है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं, उनको देखना है। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो अपभ्रंश में कितने बंध पाए जाते हैं? 3। पहला हो गया दोहा बंध, दूसरा पदड़िया और तीसरा गेय बंध पाया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, ठीक है। तो दोहा या दूहा किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश का। उसी प्रकार से जो गाथा है वो किसका छंद हो गया? प्राकृत का, ठीक है। जिस प्रकार से दूहा या दोहा किसका? अपभ्रंश का है, उसी प्रकार से गाथा प्राकृत का छंद हो गया है। अपभ्रंश का रचित काव्य पदड़िया बंध में लिखा गया है। अपभ्रंश का चरित काव्य, अपभ्रंश का जो चरित काव्य है किस बंध में है? पदड़िया बंध में है। चरित काव्यों में पदड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं, ठीक है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग वध सिद्ध सरहप्पा की रचनाओं में मिलता है। तो हिंदी में सबसे पहले चौपाई और दोहा का प्रयोग करने वाले कौन है? सरहप्पा। अब मतलब कि किसने यहाँ से एक आधा प्रश्न हमेशा बन जाता है कि किसने किसको हिंदी का पहला कवि माना है। तो ध्यान देना है। सबसे पहले शिव सिंह सेंगर। ये किसे मानते हैं? ये पुष्य या पुंड को मानते हैं। किस कवि को मानते हैं? पुष्य या पुंड को, जिसे हम पुष्यदंत भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण कवि हैं जिनको शिव सिंह सेंगर ने माना है कि ये हिंदी के प्रथम कवि हैं, और इनका समय हो गया 7वीं शताब्दी। फिर आता है राहुल सांकृत्यायन का नाम, जिन्होंने सरहप्पा को माना है। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इनका समय था 769 ईस्वी, ठीक है, 8वीं शताब्दी। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। विक्रम की ये भी 8वीं शताब्दी हो गई। गणपति चंद्रगुप्त ने शाली भद्रसूरी को माना है। 1184 इनका समय है। तो ये चारों ही बिंदु याद रखने हैं कि किसने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। तो इन्होंने अलग चीज़ कही है कि जो डॉक्टर बी भट्टाचार्य हैं वो सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि बुबाल 10वीं शताब्दी के थे। हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद किया है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। तो आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहने वाले कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। तो अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। आजकल जो मतलब पेपर हो रहे हैं उनमें प्रश्न पूछने की जो मतलब प्रवृत्ति कह लीजिए हम चली आ रही है। एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कथन देके कि किसने क्या कहा है 4 कथन दे दिए जाते हैं। जैसे इस प्रकार से एस्टेट में पूछे जाते हैं प्रश्न, उनमें से पूछा जाता है कि कौन सा सही नहीं है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी होगी कि किसने क्या कहा है, ठीक है। तो या तो ये पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, या असत्य पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। तो ये जो तीनों हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, राहुल सांकृत्यायन हो गए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो गए, तो ये अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। तो यहाँ पर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी ना मानने वाला कभी पूछा जा सकता है,
तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मानने वालों में आ जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल जी। और रामविलास शर्मा भी क्या कहते हैं? अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट कहा है। ठीक है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य का यंत्र का जन्मदाता। तो सितार, यहाँ पर ध्यान रखना है, सितार वाद्य यंत्र का जो जन्मदाता माने जाते हैं अमीर खुसरो माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का पहला कवि माना है। तो अवधी भाषा का पहला कवि अमीर खुसरो को किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है। तो आगे हमारा भक्ति काल आ जाएगा, लेकिन आज की क्लास हम यहीं पर छोड़ते हैं। हो सकता है एक क्लास आपको 8 बजे रात को मिल जाए। ठीक है। तो उसमें हम अमीर खुसरो को जरूर पढ़ेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।